आप सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, एजुसेट प्रसारण सेवा में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं सुनीता, प्रवक्ता भूगोल, विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा की ओर से आज आपके लिए लेकर आई हूँ 12th क्लास का ज्योग्राफी का टॉपिक। प्यारे बच्चों, ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड टॉपिक है। पहला टॉपिक हमने किया था आंकड़े, स्रोत और संकलन। आंकड़े क्या होते हैं, शायद आपने वीडियो जरूर देखा होगा। किसी कारणवश अगर कोई रह गया हो तो दोबारा वॉच करिएगा। आंकड़े क्या होते हैं, कैसे संकलित किए जाते हैं, इनके स्रोत क्या हैं, संकलन के समय क्यों संकलन किया जाए, और आवृत्ति वितरण सारणी, पॉलीगन यानी आवृत्ति, बहुभुज आदि के बारे में हमने पहले चैप्टर में किया था। आपको पूरा याद होगा, आपने प्रैक्टिकल मैंने काम भी दिया था, आपको शायद आपने कर भी लिया होगा और समझ भी आ गया होगा। वो हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो आज हम करेंगे दूसरा टॉपिक जिसका नाम है आंकड़ों का परिक्रमण। आंकड़ों के परिक्रमण से क्या अभिप्राय है, क्यों करना आवश्यक है, ये जानने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि आज की इस परिचर्चा में हम क्या अध्ययन करेंगे, क्या किन चीजों पर, किन विषयों पर, किन सब टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। तो जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो है आंकड़ों के परिक्रमण की मुख्य रूप से 3 विधियां होती हैं। 3 भागों में उसे बांटा गया है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, तो आज हमारा पार्ट 1 है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसमें हमारी परिचर्चा के बिंदु क्या रहेंगे, आंकड़ों का परिक्रमण क्यों और क्या होता है और क्यों आवश्यक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से हैं और इनका आकलन, इनका कैलकुलेशंस, इनकी गणना कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, जैसे अंकगणितीय माध्य या औसत, इसके लिए हम औसत भी कहते हैं। अंकगणितीय माध्य या औसत, माध्यिका, बहुलक, ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। अंकगणितीय माध्य, माध्यिका और बहुलक। उसके साथ ही हम जानेंगे कि इनकी कैसे कैलकुलेशन किया जाए, कहाँ इनका उपयोग हो, क्यों की जाए, इनका प्रयोगात्मक महत्व क्या है और इनकी आवश्यकता क्या है। इस चैप्टर को करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आंकड़ों के द्वारा जो हम परिक्रमण आंकड़ों का करते हैं, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कैसे उपयोगी हैं, क्या होते हैं, क्यों हम इनको पढ़ें, इनकी उपयोगिता क्या है, क्या ये व्यवहारिक रूप से उपयोगी है। तो इन सभी का अध्ययन करने के लिए आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो आई होप आप सभी रेडी होंगे। तो अपनी कॉपी और पेन निकालिएगा और साथ साथ करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नाम से भी पता है कि प्रयोग जब तक हम खुद ना कर लें हमें समझ नहीं आता। उसकी व्यावहारिक उपयोगिता जब हम उसको अपने आंकड़े बनाकर लागू करके देखेंगे कहाँ उपयोगी है, कैसे है, तभी हमें समझ आएगा। तो टेक आउट योर नोटबुक एंड हैव अ पेन, टेक अ पेन विद यू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या और क्यों। तो प्यारे बच्चों देखो, जब बहुत सारे आंकड़े होते हैं, राइट, जैसे आपकी क्लास है, आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट है, चाहे 35 भी हैं। अगर मैं कहती हूँ कि इन सभी स्टूडेंट्स के भूगोल विषय में कितने प्राप्तांक हैं, आप उन सभी को कैलकुलेट करके बताओ और ये बताओ कि कितने बच्चे उससे 50% से ज्यादा हैं, कितने 50 से कम हैं, और आपकी क्लास की औसत परफॉर्मेंस क्या है, दूसरी क्लास से कैसे आपकी क्लास भिन्न है। तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 40 स्टूडेंट्स का डाटा कैसे स्कोर करें जी, ये तो दिक्कत है जी, सबके याद नहीं रह सकते। तो उन लंबी लंबी गणनाओं से, आंकड़ों की लंबी लंबी सूचियों से बचने के लिए उनको हम मात्रात्मक विधियों के माध्यम से परिक्रमित करते हैं और कोई निष्कर्ष निकालते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, आंकड़ों का परिक्रमण। क्या कहते हैं, आंकड़ों का परिक्रमण। तो सबसे पहले हम करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं। ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो हमारा टॉपिक भी है, ये क्या होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जब आंकड़ों की विस्तृत श्रेणियां होती हैं तो उनको निष्कर्ष निकालने में कठिनाई होती है उनसे,
तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप ऐसे मूल्य होते हैं जो जितने भी डाटास होते हैं, जो समंक सारणी जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समंक सारणी, उस समंक सारणी के लगभग केंद्र में, नाम से स्पष्ट है ना, लगभग केंद्र में होते हैं और वो सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको हम कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इनकी गणना करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि इनके द्वारा हम उपयोगिता के बारे में जान सकते हैं, तुरंत कोई निर्णय ले सकते हैं और व्यावहारिक रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे क्लास का औसत क्या है, एवरेज कैसे निकालनी है, क्लास का औसत क्या है, कोई हम आंकड़ों की तुलना करनी हो, तो उन सभी चीजों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो चलिए पहला हम करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में मीन, यानी मीन, अर्थमेटिक मीन जिसको हम कहते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, अर्थमेटिक मीन जिसको हिंदी में हम कहते हैं अंकगणितीय माध्य। क्या कहते हैं? यस, अंकगणितीय माध्य, इसको एवरेज भी कहते हैं। मान लो आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं और 40 स्टूडेंट का हमने अपनी क्लास का एवरेज निकालना है किसी एक सब्जेक्ट का, तो हम क्या करेंगे, 40 स्टूडेंट के हम मार्क्स ले लेंगे, जैसे 10, 20, 30 सभी के, और जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है उससे हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, अंकगणितीय माध्य, औसत, एवरेज निकल जाती है। और ये पूरी समंक सारणी के पर आधारित होता है। तो अब हम एक निकाल कर देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जो पहला है वो आप नोट डाउन करो। एक स्कूल के 10 कर्मचारियों का मासिक वेतन है, नोट डाउन करें क्वेश्चन, 10 कर्मचारियों का क्या है इसमें, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, और यहां पर क्या है, इनकम। 10 कर्मचारियों का वेतन है, वो नंबर ऑफ एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉयज कौन कौन से हैं वो आप नोट करिएगा, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे। मान लो ए को मिलते हैं 2000 रुपए, बी को 4000, सी को 3000, डी को 4000, ई को फिर 5000 रुपए, एफ को 1500 ही मिलते हैं, और जी को 1200 रुपए, एच को 1100, आई को 3200, और मान लो इसको 3700 रुपए मिलते हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, 10। तो ये हमारा क्या हो गया, एन, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, 10। अब हम क्या करेंगे, ये इनकम क्या है, एक्स, आइटम्स है, तो अब हम इनको टोटल करेंगे। ये निशान, इसको बोलते हैं समेशन, आप नोट करते रहना, समेशन या सम ऑफ, इसको जोड़ने के लिए जब हम लिखते हैं तो ये वर्ड आता है समेशन, और अर्थमेटिक मीन को हम लिखते हैं एक्स बार, अर्थमेटिक मीन, राइट। एन क्या है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स। आप नोट कर रहे हैं ना, नोट जरूर करिएगा, उससे ही आपको निकलेगा। और अब हमने क्या करना है, इसको निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। एक्स बार ये हमने बराबर रख लिया। अब हमें क्या चाहिए, एन हमारे पास है 10, समेशन एक्स अपॉन 10, ये हमारे पास 10 आ गया। अब हमें चाहिए समेशन एक्स, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 0 0, ये कितना है, 5 और 2 7, और 8 और 2 10, और 7 17, 1 3 4 7, और 3 10, और 4 14, और 5 19 20 21 22, 3 25, और 3 28। तो टोटल वेतन कितना हो गया, 28,700। अब हम इसका एवरेज निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 0 से 0 गया
तो एवरेज वेतन कितना आ गया, 2870 रुपए। तो ये हमारा क्या आ गया, एक्स बार, यानी किसी कंपनी के 10 एम्प्लॉय का एवरेज वेतन कितना है। इसमें लगभग कितना आ गया, 2870। क्लियर हो गया कैसे निकालना है। अब ये तो था हमारा, कौन सी सीरीज है ये, इंडिविजुअल, हर एक का अपना व्यक्तिगत स्कोर दिया हुआ है। जब आंकड़े ज्यादा होते हैं, अब मैं इसको रब कर रही हूं, शायद आपने नोट कर लिया होगा। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जब आंकड़े बहुत ज्यादा होते हैं और आंकड़े हमें किस रूप में दे रखे होते हैं, आंकड़े हमें वर्ग के रूप में दे रखे होते हैं और साथ में आवृत्तियां भी होती हैं। तो जब आंकड़ों का विशाल आकार होता है, आंकड़े वर्ग के रूप में होते हैं, तो तब कैसे एवरेज निकालते हैं। भाई बहुत ज्यादा संख्या की भी निकालनी है ना, अखंडित सारणी उसको बोलते हैं, तब कैसे निकालते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, नोट करिएगा। एक कक्षा के 50 विद्यार्थियों द्वारा क्रियात्मक भूगोल में यानी प्रैक्टिकल में प्राप्त अंकों का समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इधर हम क्या लिखेंगे, मार्क्स, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10-10 के इंटरवल पर 10 से 20, नोट डाउन करते रहना बेटा, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ओके, अब क्या है, स्टूडेंट्स, यानी इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, वो क्या आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, 4, 6, 20, 10 आ गया, 7 और 3। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, देखो आंकड़े वर्ग के रूप में दे रखे हैं, आवृत्तियां 7 दे रखी हैं, तो हम यहाँ पर खाली समेशन x अपॉन n नहीं निकाल सकते, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं आएंगे, रह जाएंगे। तो बड़ा आंकड़े जब होते हैं, बड़े डाटास होते हैं, तो हम इसकी जगह क्या लेते हैं, दूसरा फॉर्मूला लेते हैं। वो क्या फॉर्मूला है, चलो वो पहले हम फॉर्मूला निकालते हैं। 2 मेथड है, पहला है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। उसमें क्या होता है, देखिए x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, अब हमें पता है x बार अर्थमेटिक मीन है, सिग्मा समेशन है, n नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट है, x हमारा आइटम्स मिड वैल्यूज और f क्या है, आवृत्ति। तो बेसिकली हमें f हमारे पास है, n हम निकाल लेते हैं, 10 और 7 17 20, 2 2 4 और 1 5। तो ये हमारा क्या हो गया, सिग्मा f या n। ठीक है, सिग्मा f या n हो गया। अब हमें क्या चाहिए, x कैसे निकालेंगे हम, x हम निकालेंगे, यहाँ पर मिड वैल्यूज लेनी है, x निकालेंगे। x निकालने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब कोई भी इंटरवल देखो, सब में बराबर का इंटरवल है, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है, मान लो हम पहला ही वर्ग ले लें 0, अपर लिमिट क्या है 10 है, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया 5। तो पहले के मिड में क्या आ गया 5, दूसरे में 10 का इंटरवल है, तो इसको हम ऐसे ही करते चले जाएंगे, इक्वल है। ठीक है, 15, 25, नेक्स्ट हमारा आ गया 25, 35, 45 और देन 55। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स। तो f और x, यानी क्लियर है कि f और x की आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 5 20, 15 और 6 ये हमारा कितना आएगा, ये आपका 90 आ गया, और 0 25 50 ये आपका 500 आ गया, 350 आ गया, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 ये आपका 315, और अगला कितना आ गया 165। ठीक है, अब हम इस क्या करेंगे, क्या चाहिए हमें, सिग्मा। तो सिग्मा मतलब सम करना है, सिग्मा क्या एफ एक्स, 5 और 5 10, 9
और 2 11, एक हासिल था हमारा 12 और 5 17, 18 और 6 24, 2 5 और 2 7 और 3 10 और 3 13 और 1 14, तो कितना आ गया 1440। क्लियर हो गया। अब इसको हम फॉर्मूला में रखते हैं। क्या है सिग्मा एफ एक्स, कितना आ गया हमारा बेटा 440। कितना आया 440 और n कितना है 50। कितना है n 50। तो अब हम क्या करेंगे x बार के लिए 0 से काट दो तो कितना आ गया 144/5। 5 दूनी 10, 5 अठे 40 और 5 अठे 40, तो ये कितना आ गया 28.8 मार्क्स एवरेज आ गया। यानी प्रैक्टिकल में लगभग क्लास के 29 मार्क्स आए। क्लियर हो गया। तो ये था आपका डायरेक्ट मेथड। अब इसी में आपका इनडायरेक्ट मेथड भी है। अब वो क्या है हम इसी से करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड हम इसको कह लेते हैं। अब वो करते हैं हम शॉर्टकट मेथड। तो मैं इसको रब कर रही हूं अभी, आप भी अपना दूसरा सम यही रखेंगे। हम ये इतना हमारे पास है, इसको हम रब नहीं करेंगे, सेम डाटा लेकर हम निकालेंगे। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ एक्स अपॉन n इंटू एच। अब ये a क्या है, यानी यहाँ पर हर आइटम का मान नहीं निकाला जाता बल्कि हम एज्यूम कर लेते, कल्पना कर लेते जो लगभग मध्य में होता है। तो आप इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5, इसमें से हम ये भी ले सकते हैं ये भी, या हम सीधा 30 ले सकते हैं। a मान लो हमने 30 ले लिया। अब हमें क्या निकालना है, a के बाद हमने क्या निकालना है, यस बताइएगा। तो fx निकालना है। अब वो कैसे निकालें, अब पहले हमने d निकालना है, fx नहीं बच्चों यहाँ पर d आएगा। d से मतलब डेविएशन। पहले हमें क्या निकालना है d, वो d कैसे निकलेगा x माइनस a। क्या निकलेगा x माइनस a। जैसे x हमारा 5 है तो a कितना है 30, तो ये कितना आ गया -25, ये कितना आ गया -50, ये -5, ये प्लस कितना आ गया 30 से +5, ये +10 और ये कितना आ गया +15। ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे FD, इसको मल्टीप्लाई कर दो 125 15 15, इसको मतलब इसके साथ करेंगे जितना हमारा ये आएगा वो हमने, जैसे 30 आ गया, मान लो हमारा ये आ गया यहाँ पर 1440 आ गया, या 1440 नहीं आएगा माइनस और प्लस का, तो मान लो ये हमारा 600 आ गया। मान रहे हम, आप निकालिएगा इसको, ये आपका होमवर्क है 50। h क्या है, h आपका क्लास इंटरवल है, तो क्लास इंटरवल कितना है 10। अब हमने क्या करना है, इसको एज इट इज रखना है क्योंकि ये पूरी सीरीज के साथ है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, 5 5 दिए 15, तो 13 गुना 10, ये हमारा आ गया 30 जमा 130, और इसको फिर हम यहाँ इसमें प्लस कर देंगे तो कितना आ गया 160। ठीक है। ये हमने यहाँ पर हाइपोथेटिकल लिया, टोटल एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं की है, अदरवाइज ये भी उतना ही आता है। क्लियर। अब आपने देखा कि ये हमें लगभग श्रेणी के मध्य में होता है और इस पे जो उच्च मूल्य होते हैं उनका प्रभाव नहीं होता। इसको हम व्यावहारिक रूप में बहुत अधिक प्रयोग में लाते हैं। बताओ भाई एवरेज क्या निकला, कंपनी में कितने व्यक्ति हैं उनका कितना एवरेज निकला, कोई प्रोडक्शन है उसकी एवरेज प्रोडक्शन कितनी हुई, खेत में इतने एकड़ भूमि में एवरेज प्रोडक्शन क्या था। तो इन सभी के लिए हमें इसका प्रयोग करना पड़ता है और ये लगभग केंद्र में होता है, इस पर चरम मूल्यों का प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर हुआ होगा आपको। ये था हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में पहला अर्थमेटिक मीन। आई होप यू क्लियर दिस। इसको कंप्लीट करना है आपने एक ही डाटा लेकर और दोनों
मेथड, शॉर्टकट भी और डायरेक्ट उसी पर अप्लाई करने हैं। और इनकी 3 शीट्स बनेगी। एक पहली अर्थमेटिक मीन में इंडिविजुअल सीरीज की, दूसरी आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज जिसमें डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड। क्लियर? तो लेकिन इसमें एक दोष भी है। क्या है कि एवरेज कई बार परिणाम इतने हास्यास्पद निकलते हैं, तो उसके बाद हमें क्या होता है, जैसे बच्चे आ गए, जनसंख्या आ गई, तो जनसंख्या में बच्चों की संख्या हम ले रहे निकाल रहे हैं, तो 2.5 स्टूडेंट आ गए, 2.5, तो बच्चा 2.5 थोड़ा ही आएगा, बच्चा आधा आधा थोड़ा ही बटेगा। तो कई बार ऐसे हास्यास्पद परिणाम आ जाते हैं, तो जिसके कारण इसका सरलीकरण होने के बावजूद, अधिक उपयोगी होने के बावजूद भी इसका प्रयोग हम लिमिट्स कर देते हैं, कम करते हैं, परंतु औसत का प्रयोग सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो दूसरा हम बढ़ते हैं मीडियन, जिसको बोलते हैं माध्यिका। इसको साथ जरूर निकालना। माध्यिका ये कैसा माप है? स्थिति संबंधी, नोट डाउन कर लेना, स्थिति संबंधी माप है। यानी पहला जो था हमारा अंकगणितीय माध्य, वो गणनात्मक माध्य था। ये भी और मोड जो हम करेंगे वो दोनों स्थिति संबंधी माध्य हैं, स्थिति संबंधी औसत है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। यानी माध्यिका क्या है? वो मूल्य जो समंक श्रेणी के, मान लो ये पूरी समंक सारणी है, बिल्कुल बीच में, मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मूल्य है, और समंक सारणी के बिल्कुल बीच में कौन सा आ गया? 4। तो ये हमारा क्या हो गया? मीडियन। यानी स्थिति, इसकी स्थिति लगभग मध्य में होती है, जिससे आधे मूल्य ठीक ऊपर होते हैं तो आधे मूल्य ठीक नीचे होते हैं। क्लियर? हम इसको बाय ऑब्जर्वेशन भी निकाल लेते हैं, लेकिन जब आंकड़े विषम होते हैं तो हम बाय ऑब्जर्वेशन निकाल लिए। लेकिन मान लो यहाँ 6 होते तो हम किसको लेते? 3 को लेते, 4 को लेते या 5 को? किसको लेते? चलो 3 या 4 में से किसको लेते? तो समस्या हो जाती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं और कैसे निकालते हैं? ठीक है, इसके कंडीशन है बच्चों, ध्यान से नोट करिएगा। इसमें जितने भी आंकड़े होते हैं, अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज नहीं है तो आंकड़ों को हम आरोही यानी आरोह चढ़ना 1 2 3 बढ़ते हुए क्रम से, या अवरोही 5 7 5 3 4 5 4 3 2 1, या घटते हुए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। ठीक है, चलो हम यहाँ पर एक पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स की ऊंचाई दी हुई है, हाइट्स दी हुई है, किसमें? सेंटीमीटर में। ठीक है, अब उसको हम पहले, वो स्टूडेंट हाइट कैसे है? 140 सेंटीमीटर, 142, 139, 150, 152, 160 और 130, ये आगे पीछे है। तो हमने सबसे पहले इनको क्या करना है? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे? सबसे छोटा है 130, फिर है हमारा 139, 140, 142, 150, 152 और 160। ठीक है, कितनी है स्टूडेंट्स की हाइट है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 की हाइट है। ठीक है, तो इसमें क्लियर है 1 2 3, यानी ये 3 ऊपर और 3 नीचे, तो 142 क्या है? हमारा मीडियन है। ठीक है, लेकिन मैं इसमें से ये निकाल देती हूं। अब हमारा मीडियन कौन सा है? तो हम क्या निकालें? या तो इधर थर्ड में पड़ेगा या फोर्थ में। तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसमें हम निकालेंगे जितने भी मान दे रखे हैं, 3 और 3 6 जमा 1/2, यानी कितना आ गया? 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3.5। तो हम क्या देंगे यहाँ पर? साइज ऑफ 3.5 आइटम। कैसे निकाले? किसके बीच में है? देखो इनके बीच में है ना, तो हम क्या लेंगे? वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम और वैल्यू ऑफ फोर्थ आइटम और डिवाइडेड बाय 2। तो वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम कितनी है? 140। वैल्यू ऑफ फोर्थ आइटम कितनी है? 142 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ गया? 2 8 और 2, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 1 तो 100
41। हमारा मीडियन क्या हो गया बच्चों? 141 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो बिल्कुल बीच में है, देखो इनके बीच में 140, 1.23 कुछ भी आ सकता था, लेकिन कैलकुलेशन की इसलिए बिल्कुल बीच में। ठीक है, ओके। अब हम अगर आंकड़े ज्यादा हो सेम पहले की तरह तो हम क्या करें? तो निकालने का बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, वो हम लिख लेते हैं। आप लिखिए जरा क्या है और कैसे निकालना है। हम ये पहले वाले आंकड़े ही ले लेते हैं, ठीक है। इधर मार्क्स है और ये इसकी आवृत्तियां हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। इधर आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी F दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4, 6, 20, 50, 20, 10, 7 और 30। तो टोटल हमारा जो सिग्मा F है वो है हमारा 50। अब इसका मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है, पहले हम वो लिखते हैं, ठीक है। मीडियन कैसे निकालना है? L1 प्लस इसके साथ ही लगाना है n/2। क्यों लिया हमने n/2? क्योंकि ये पूरी सीरीज को 2 बराबर भागों में बांटता है मीडियन, आधे ऊपर और आधे नीचे, तो इसलिए n मतलब पूरी समंग सारणी, /2 उसको 2 से बांट दिया। माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। अपॉन सिग्मा F कर सकते हो या n कर सकते हो, ठीक है, इंटू H। CF, तो अब हमें क्या लेना है? CF। जैसे हमने पहले चैप्टर में किया था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इनको हम जोड़ते जाते हैं। 4 और 6 कितना हो गया? 10। क्यों करते हैं ऐसा आप सोचो, तब तक मैं लिखती हूं। 10, 10, 20, 30 हो गया, 40, 47 और 50, ठीक है, ये CF आ गया। अब L1 क्या है? L1 हम क्या निकालेंगे बेटा? मीडियन क्लास। वो कैसे निकालनी है मीडियन क्लास? लोअर लिमिट, मीडियन क्लास मतलब कैसे निकालेंगे? n/2 प्लस 1 आइटम। तो n/2, n कितना है? 50 और 2 से कर दो, 1 भी छोड़ दो, n/2 50 और कितना आ गया? 25। तो ये 25 किस में पड़ रहा है? देखो 4, 10, 25, तो इसमें आया, इधर तो नहीं है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, तो इसमें आ गया ना। तो इसके सामने वाला जो वर्ग है वो हमारा हो गया मीडियन क्लास। क्या हो गया? मीडियन क्लास। तो अब हमें मीडियन क्लास निकल गया हमारा, उसकी लोअर लिमिट, नीचे वाली सीमा कितनी है? 20। कितनी है? 20। n/2 कितना आया था? 25। CF क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास, यानी इससे पहले की, कितनी है बच्चों? 10। और n कितना है? 50। और h मतलब इंटरवल, इसके बीच में कितना? देखो सबके बीच में कितना इंटरवल है? 10-10 का, तो ये 10 आ गया, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे जी ये CF क्यों लिया? फ्रीक्वेंसी है तो बच्चों इसलिए लिया, जब हम मान लो यहां से चले और आगे तक जा रहे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, जुड़ते जा रहे हैं, ये स्टेप आपने यहाँ कितने लिए? यहां से यहां तक जोड़ते चले गए, तो ये इन्हीं से, जैसे सीरीज कॉन्टिन्यूअस है तो फ्रीक्वेंसी भी कॉन्टिन्यूअस हो जाती है, ठीक है। अब मान लो ये मिडिल क्लास है, इससे लेना देना है हमारा, ठीक है, तो हमारा मीडियन इसी में आएगा, तो इस वर्ग की हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, लेकिन जहां तक चल के आने में उसे कितना लगा वो भी हमें लेना होगा, ठीक है। तो 25 से 10, इसको पहले हम क्या करेंगे? 15 अपॉन 50 इंटू 10 प्लस 10 से 10, तो कितना आ गया? 3। तो हमारा क्या आ गया? 23 मार्क्स। ये क्या है हमारा? मीडियन। इज इट क्लियर? तो देखो इसके बीच में आ गया ना 23। अब अगर वैसे हम निकालते 25 भी लिख सकते थे, 27 भी,
तो मतलब ये किस चीज का प्रभाव है, हमने देखा कि कहां पर वो आया है, एडजेक्ट कैलकुलेशन की है। तो ये श्रेणी के लगभग पूरा मध्य में है, जिस पर आवृत्तियों का प्रभाव भी पड़ता है। क्लियर हो गया। एक और छोटा सा पार्ट रहता है, वो और हम कर लेते हैं, फिर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। अभी हमने बात की थी स्थिति संबंधी माध्य मीडियन की। एक और भी बात हुई थी, वो क्या था, मोड, जिसको हम बहुलक कहते हैं। बहुलक ऐसा मान जिसकी आवृत्तियां सबसे अधिक होती हैं या जिसके आसपास आवृत्तियों का जमाव सबसे ज्यादा होता है, उसको हम बहुलक कहते हैं। व्यवहार में सबसे अधिक इसी माप का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। जैसे आपकी क्लास में 5 सुनीता है, 6 अनीता, 3 गीता है और एक अलग अलग नाम है, तो बहुलक क्या हुआ, जो 6 गीता है सबसे ज्यादा आवृत्ति जिसकी, वो बहुलक। तो बाय ऑब्जर्वेशन निकाल लेते हैं। लेकिन जब सीरीज कॉन्टिन्यूअस हो, बड़े आंकड़े हो रखे हो, मान लो मार्केट में है, व्यवहारिक उपयोग भी बहुत ज्यादा है, जैसे मार्केट में है, अब हमें पता है कि जूते का साइज सबसे ज्यादा बिक रहा है, तो हम वही साइज सबसे ज्यादा बनवाएंगे। हमें ये पता है कि इस चीज की डिमांड अधिक है, तो वही हम ज्यादा बनवाएंगे। तो इसके लिए हम एक डाटास लिखते हैं और इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, अब वो डाटा है हमारा, यस, देखिए यहाँ परिवार के भूजोत का आकार दिया हुआ है। आकार है भूजोत का आकार, भूजोत का आकार 0 से 1, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 10, 10 से 20, हम इतना ही लेते हैं। उसके बाद है इसमें परिवारों की संख्या, नंबर ऑफ फैमिली यानी आवृत्तियां, वो कितनी है, 500, 600, 400, 250 और 100। ठीक है, अब हम इससे मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं। मोड को हम जेड भी लिख सकते हैं, मोड भी। फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले, इसका फॉर्मूला है हमारा मोड का, मोड ही करे है ना, यस। मोड का फॉर्मूला है, नोट करें, D1 प्लस D1 प्लस D2 इंटू H। आपकी अपनी बुक में भी क्लियर दिया हुआ है। इसमें L1 इसमें भी आएगा, L1 प्लस। अब ये L1 कहां से आएगा, L1 देखो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक है, किसकी है, इसकी। तो ये हमारा क्या हो गया, मॉडल क्लास। तो L1 क्या है, 1। D1 क्या है, जो मॉडल क्लास है, इससे और इससे पहले वर्ग की आवृत्तियों के बीच अंतर कितना है। तो इसकी आवृत्ति कितनी है, 600, इनके बीच अंतर कितना हो गया, 100 का। तो ये D1 आ गया, डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड प्री मॉडल क्लास। तो यहां पर भी कितना आ गया, 100। D2 कितना आ गया, पोस्ट मॉडल क्लास, 600 और 400, इसके बाद वाला क्लास कौन सा है, ये, इसकी आवृत्ति कितनी है, 400। तो 600 और 400 में से गया कितना बना, 200, 200। ठीक है, और इंटरवल कितना है, 1 - 3, अब कितना हो गया, 2। तो इंटरवल कितना आ गया हमारा, 2। तो अब हम इसको निकालेंगे, 100 से 100 बटे 100 और 200, 300 गुना 2। तो इससे ये चला गया, तो 2 बटे 3 आ गया। तो 1 पॉइंट कितना आ गया, 3, इसको 0 लगा देंगे तो 0.18, तो ये आ गया 1.66। क्या है बेटा, ये हमारा मोड। क्लियर। अब आपको ये लग रहा होगा कि जी ये क्यों लिया बार बार, D1 D2 ये क्यों लिया। देखो, जब हम किसी चीज की तुलना करते हैं तो हम उसके बीच अंतर देखते हैं कि भाई इसमें कितना अंतर है, इसमें कितना है। अब हमें एक निश्चित पता करना है कि सबसे ज्यादा किसमें है। भाई अगर यहाँ जमावड़ा ज्यादा हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हमें कैलकुलेट करके निकालना है कि सबसे ज्यादा किसमें है। तो इसमें हमें क्या पता चला कि लगभग 1.66 हेक्टेयर की लैंड सबसे ज्यादा परिवारों के पास थी। क्लियर। तो ये हमारा हो गया मोड। आई होप आपको ये समझ आया होगा।
ये थे हमारे तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। किसमें आया था? ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, आंकड़ों का परिक्रमण। आज के लिए इतना ही है। अब आपके लिए काम है, आपने अपनी क्लास के 20 बच्चों के भूगोल में मार्क्स लेने हैं और उनकी सहायता से सारणी बना के, जो हमने पहले में देखा था, आपने उनसे मीन, मीडियन और मोड निकालना है। निकाल पाओगे ना? बिल्कुल। तभी तो पता चलेगा कि हमें समझ आया नहीं, या इन्हीं डाटास को दोबारा भी प्रयोग करते हुए आप इनका प्रयोग करें। तो इसीलिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप आंकड़ों को प्रक्रमित करते हैं, बड़ी बड़ी सारणियों को प्रयोग में लाते हैं, विधियों की सहायता से कैलकुलेशंस निकाली जाती हैं, तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होते हैं। और व्यावहारिक उपयोगिता, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप सबसे आसान है मीन, अंकगणितीय माध्य जो अधिक स्तर प्रयोग में लाया जाता है। बहुलक व्यावहारिक प्रयोग में अधिक से अधिक किसी चीज का ट्रेंड जानने के लिए, किसी चीज की उपयोगिता के लिए वहां प्रयोग में लाया जाता है, और किसी चीज की स्थिति जानने के लिए कि वो कहाँ है, उसकी मध्य में स्थिति जानने के लिए, उसके लिए हम मीडियन का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अब आपने इनकी उपयोगिता देखनी है, क्यों एक की बजाय दूसरे का प्रयोग अधिक किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले बार फिर हम दूसरा पार्ट लेकर आएंगे इसका, अपकिरण के माप, क्यों, क्या और कैसे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।